तो फिर हम, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमने एक टॉपिक दिया था आपको ऐसे राइटिंग के लिए, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको किस तरीके से ऐसे राइटिंग की जानी चाहिए, किस तरीके से हमें एक अच्छा ऐसे लिखना चाहिए, और क्या क्या हमारे ऐसे में कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और आप में से कई लोगों ने ऐसे को शेयर किया था, तो जो ऐसे आपने शेयर किया डेफिनेटली कि उसकी कई चीज़ें तो हमने चेक कर दी है, कई कॉफ़ी और उसमें चेक कर दी गई है, पर यदि किसी की कोई कॉफ़ी रह गई है तो चेक हो जाएगी। बस आपसे निवेदन ये है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपकी कॉफ़ी डेफिनेटली चेक कर दी जाएगी। तो इसीलिए आज एक ऐसे जो 2020 के समथिंग मैंने लिखा था, और वो ऐसे में इसी टॉपिक पे था, उसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई थी। आज उसी पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताऊंगा कि क्या गलती ऐसे में हो जाती है, क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का थोड़ा बेसिक ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हम उस ऐसे को लिखेंगे, उसको देखेंगे। सबसे पहले ऐसे को समझने से पहले आपको कई चीज़ें, जैसा कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा ऐसे का, तो कई चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसा ऐसे अच्छा लिखा जाता है। तो कई चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लिखते टाइम आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, कि जैसे कई बार क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिखें, तो आपको जैसा कि पता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंतर्गत दो सेक्शनों में ऐसे आता है। सेक्शन फर्स्ट में 4 टॉपिक होते हैं और सेक्शन सेकंड में भी 4 टॉपिक होते हैं। पहली जो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो होती है किस टॉपिक को चूज करें। कई बार कई ऐसे दोस्त हैं मेरे, उनके साथ ये हुआ था कि उन्होंने एक टॉपिक चूज करने के बाद काफी देर तक उस पर लिखा, और उसके बाद में उनके माइंड में क्लिक हुआ कि गलत टॉपिक चूज कर लिया। तो इस तरीके से जब भी आप ऐसे लिखें तो इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखें कि टॉपिक टॉपिक सिलेक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम देना चाहिए। आप 10 से 5 मिनट उसके लिए टाइम दे सकते हैं, और आप सोचो कि कौन सा टॉपिक का मेरे पास अच्छे खासे एग्जाम्पल है, कौन सा टॉपिक है जिसके सारे पहलुओं को मैं समझ पाता हूँ या समझ पाती हूँ, और किस टॉपिक पे मैं ज्यादा अच्छी तरीके से लिख सकती हूँ। तो इसी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेकंड ये होता है कि जब भी आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी हमारी जो कमी होती है वो ये होती है कि हम बहुत फास्टली उस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं लिखना। और इससे मैंने भी कई कॉपी आपकी अभी देखी है, उसमें एक चीज लगी कि आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे जिन्होंने ऐसे को भेजा है, कोई आपके पास फैक्टों की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल्स की भी कोई कमी नहीं। बट उसका जो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट रहा था, वो आपका वीक पॉइंट ये रहा था कि आप उसको एक सीक्वेंस में नहीं लिख पाए। बहुत सारे ने लिखने की कोशिश की, लेकिन जो एक और अच्छा आप कर सकते थे, वो चीजें आपकी इसमें कमी रही कि आप एक सीक्वेंस में आपको होना चाहिए ऐसे को लेकर के। कई बार क्या होता है कि, और उस सीक्वेंस में ना लिखने का एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं आपने उसकी पहले रूपरेखा तैयार नहीं की, आपने उसको पहले से तैयार नहीं किया। थोड़ा सा जैसे कि हम 10 से 15 मिनट एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस तरीके से एक ऐसे को मुझे स्टार्टिंग में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, इसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखना है, इसको लेकर के कुछ कीवर्ड, कुछ टॉपिक, कुछ हेडिंग, कुछ एग्जाम्पल, सारी चीजें आपको पहले से ही रिकॉल होनी चाहिए, ताकि, और पहले से ही उनको रफ पेज में आपको लिख लेना चाहिए, ताकि जब भी आप ऐसे लिखे तो आपको एक फ्लो पता हो, इस पैराग्राफ के मुझे बाद मुझे कौन सा पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा थर्ड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कई बार हम ऐसे लिखते टाइम हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमारे पास कोटेशन वगैरह, या कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारे दोहे, कविताएं, ऐसी चीजें बहुत सारी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जहां पर इनकी जरूरत है वहीं पर इनको लिखें, अदरवाइज इनको नहीं लिखें। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा उनको लिख देते हैं, और इससे जो ऐसे है वो आपके विषय से बाहर चला जाता है। कोशिश करना कि ऐसे आपके विषय से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। हो सकता है कि आपको उसको लेकर के थोड़ा सा, जो भी ऐसे है, हो सकता है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है कि उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि रूपरेखा अच्छे से तैयार करें, और रूपरेखा में उन सारे पॉइंटों को पहले से ही लिख दें जो पॉइंट आपको ऐसे के दौरान लिखना है। ये एक सबसे बड़ी बात होती है। इसके अलावा एक चीज आपको ऐसे लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको जो ऐसे है, जिस भी टॉपिक को आप चूज कर रहे हैं, उसका जो ऐसे लिखते टाइम आपको पैराग्राफ है उनको थोड़ा छोटा रखना है। कई बार पैराग्राफ बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो पैराग्राफ है उसकी उसको पढ़ पाना थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए थोड़ा सही नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करो कि पैराग्राफ थोड़े छोटे हो, और उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए।
कई बार हम क्या होता है रिपीटिशन ज्यादा कर देते हैं, और रिपीटिशन ज्यादा इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम होती है। तो कोशिश करो कि रिपीटिशन से बचो, क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऐसे। तो ये कई चीजें जो आपको नॉर्मली बेसिकली आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी चीजें तो हम आपको इस ऐसे में डिस्कशन करेंगे, और भी हम धीरे धीरे ऐसे लिखते जाएंगे। और यदि आप में से कोई स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख रहा है, पहला ऐसे लिख रहा है, तो बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे बहुत एक्सीलेंट लिखना है, मुझे बहुत अच्छा लिखना है, या मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। जैसा भी आप पे, जिस तरीके से भी आप पे, जिस टॉपिक पे भी आप पे जिस तरीके से लिखा जाए, उसको लिखने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार आप जब स्टार्ट करेंगे तो ही आप चीजों को धीरे धीरे समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आपके मन में डर रहा कि मुझे अच्छा लिखना है, अच्छा लिखना है, तो आप ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, स्टार्टिंग करें यदि कोई स्टार्टर है तो। और जो पहले से लिख रहा है वो थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाए, और वो फाइंड आउट करे कि मेरी ऐसे में कौन सी कमियां रह सकती है। क्योंकि एक बात है, ऐसे कभी भी बहुत बेस्ट कोई नहीं लिख सकता, कोई भी अच्छा बहुत एक्सीलेंट नहीं लिख सकता। एक अच्छा ऐसे यही है कि जो भी टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को एक स्पेशल इंफॉर्मेशन से सीक्वेंस के आधार पर समझा दो। ये आपका ऐसे की एक डेफिनेशन है। अदरवाइज ऐसे बेस्ट क्या होता है, ऐसी कोई खास डेफिनेशन तो नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा। आप उस स्क्रीन पे जो ऐसे मेरे द्वारा लिखा गया था, मैं उसी को डिस्कशन करूंगा। हालांकि मैंने सब ज्यादातर लोगों के जो ऐसे चेक किए, उनके मैंने कमेंट अच्छे से किए। और थोड़ा सा क्या है कि ऐसे की कॉपी चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा अपनी कॉपी भेजने के बाद थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है ना। तो इसलिए तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें आपको मेरा ऐसे खुला हुआ दिखेगा, तो वहां से हम एक एक चीज को देखेंगे कि कैसे टॉपिक को समझना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पर मैंने उस ऐसे में कोई गलती की थी। तो क्योंकि वो ऐसे बहुत पहले लिखा हुआ था, तो तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो इस स्क्रीन के माध्यम से हम टॉपिक एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक इसमें मैंने जैसा कि आपको दिया है, तो सबसे पहला आपका काम यह है कि टॉपिक को, अगर जिस टॉपिक को आपने चूज किया है, उस टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से समझें। क्या करना है, इसको समझना है। और समझने के लिए आपको इसके सारे डायमेंशन देखने की क्या क्या डिमांड कर रहा है, और इसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। अगर आप ये चीज समझ गए, तो आप एक क्वेश्चन में, एक ऐसे में कई डायमेंशन दे सकते हैं। तो समझना है आपको सबसे पहले क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसके आयाम हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं। है ना। तो ये सारी चीजें आप जब रूपरेखा तैयार करें किसी भी ऐसे की, उस समय ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं कि टॉपिक से थोड़ा गलत चले जाते हैं, कि टॉपिक के कई बार क्या होता है कि एक पार्ट को ही हम लिख पाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपके नंबर थोड़ा कम हो जाते हैं, या अच्छे नंबर नहीं पाता, आप नहीं पा सकते। क्योंकि इसका एक कारण यह है कि आप टॉपिक के पूरे फिगर आउट को फाइंड आउट नहीं करते। जैसे यदि इस टॉपिक की बात करूं, तो प्रौद्योगिकी वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरियां को कम करती है। तो इसमें एक तो क्या है कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, और टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया है मीडियम के रूप में, साधन के रूप में। और दो चीजों के बीच में, एक चीज है आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीद, और दूसरा उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी। इन दोनों के बीच में जो दूरियां होती है, उसको कम करती है। अर्थात टॉपिक का दूसरा पहलू ये कहेगा कि कितना इनका महत्व होता है, यानी कि प्रौद्योगिकी का योगदान अगर हम बात करें, तो कितना है जो उम्मीद को अवसर में बदल देता है। टॉपिक को समझना जरूरी है कि पहला आपको यह है कि प्रौद्योगिकी का पूरा महत्व इसने पूछा है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी एक उम्मीद को अवसर में कन्वर्ट करती है। इसके ही आपको एग्जाम्पल देके समझा। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके क्या क्या पहलुओं पर हम काम करेंगे इस टॉपिक में। तो यदि मैं बात करता हूँ, एक तो इंट्रोडक्शन अगर इसका लिखना हो सकता है, जरूर नहीं कि मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा हो, आप इससे और अच्छा इंट्रोडक्शन अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में भी कई कमियां हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन आप कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक कोई स्टोरी के माध्यम से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप कोई स्टोरी के माध्यम से, या आप इस टॉपिक को डिफाइन करते हुए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टॉपिक, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई कहानी भी आनी चाहिए या कोई कोटेशन आना चाहिए। आप इस टॉपिक को डिफाइन करते हुए भी आप इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। या कोई आपको कोई इंसिडेंट याद है, ठीक है ना,
कोई इंसिडेंट जो इस टॉपिक को डिफाइन कर सकता है या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट है, या इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट है। ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस टॉपिक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिक्स एक तरीका हो कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, कोई भी फिक्स तरीका नहीं होता। तरीका वही बेस्ट है जो टॉपिक को डिफाइन कर दे और उसका इंट्रोडक्शन दे, चाहे वो आप कहानी के माध्यम से दो, चाहे उसकी परिभाषा के माध्यम से दो, चाहे किसी के कोटेशन के माध्यम से दो, चाहे कोई रिपोर्ट के माध्यम से भी आप उसका डेफिनेशन देखो। तो ये चीजें आपको इसमें देनी होगी। अब सबसे पहले जो ऐसे मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है इसमें, इस ऐसे में मैंने एक स्टोरी से इसको स्टार्ट किया है कि किस तरीके से एक किसान गांव में गरीब था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खाद बीज के बाद, अच्छी खासी खाद बीज के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से वो अचानक से निराश था। लेकिन एक दिन उसको किसी ने बताया कि एक ऐसा प्रोविजन होता है, किसी ने बताया कि किसान सहायता सेंटर होता है। उसने नंबर दिए, उसने नंबर मिलाया। नंबर मिलाने के बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज है, उनसे उसको पता लगा कि कौन कौन से खाद और बीजों का मुझे प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार उसने, जिस प्रकार से उसको खाद और बीज जो उस एक्सपर्ट ने उसको बताए गए थे, उन खाद बीजों का उसने प्रयोग किया और उसकी खेती बहुत अच्छी हुई। यानी कि उसने एक उम्मीद लगाई थी कि काश मेरी भी एक खेती अच्छी होती, मेरे पास भी फसल अच्छी होती, प्रोडक्शन अच्छा होता, मैं उनको बेचता। ठीक है ना। तो इस प्रकार की उसकी उम्मीद को एक टेलीफोन ने, एक कॉल, जो किसान सेंटर है, उसने उसकी उम्मीद को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक स्टोरी है जो मैंने, मुझे लगता है कि इसमें गलती क्या करी वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी गलती इसमें जो की है वो है कि स्टोरी को बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मिस्टेक है, ध्यान रखना। जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोशिश करो कि स्टोरी को थोड़ा छोटा करो। जैसे इसमें स्टोरी काफी बड़ी होगी और काफी इसमें इररिलेवेंट फैक्ट भी मैंने डाल दिए। मुझे इसमें क्या करना चाहिए था, डायरेक्ट किसान के बारे में बताते हुए उस कॉल सेंटर, जो किसान सहायता सेंटर, उसके बारे में बताना, और फिर उसके बाद तुरंत उसके परिणामों, और तुरंत परिणाम के बाद मुझे उसके इफेक्ट अवसर, कि देखो एक तो किसान को खुद को मुख्य रूप से फसल बेचने का या फसल का उत्पादन करने का अवसर मिल गया। जैसे ही उस किसान की इनकम बढ़ी, उसको तुरंत उसके बच्चे को एजुकेशन एजुकेशन देने, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा देने, अच्छा हेल्थ सुविधा देने, उन्हें इसके अच्छा पोषण देने। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी तकनीक ने उस किसान के परिवार को बहुत सारे अवसर दे दिए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे उसकी इनकम का हो। तो इतना सा इसको लिख के मैं खत्म करना चाहिए था, जो मुझ पे उस टाइम नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी स्टोरी से यदि आप लिखो, तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि आप उस स्टोरी को थोड़ा संक्षिप्त रखें। तो पहली गलती ये थी कि इसमें स्टोरी थोड़ी बड़ी थी। जब स्टोरी थोड़ी आप बड़ी कर देंगे तो वो एक टाइम के बाद वो आपके टॉपिक से थोड़ा बाहर जाने लग जाएगा, या एग्जामिनर को थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप ऐसे स्टार्ट करो स्टोरी से, तो स्टोरी आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, और फिर उसको फ्लो अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम अच्छे से फ्लो करके, और उसको तुरंत अपने टॉपिक से जोड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला आपको इंट्रोडक्शन में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि स्टोरी आपकी किसी भी सिचुएशन में ज्यादा बड़ी, इंट्रोडक्शन हो जाए तो कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन को एक, इंट्रोडक्शन जब भी आपका कंप्लीट हो, तो जैसे ही इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो, उसको दूसरा पैराग्राफ जब आपको कनेक्ट करना हो, तो आपको किसी पहले पैराग्राफ में कोई ना कोई चीज ऐसी रखनी ताकि उसको दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक है। तो इसमें क्या किया कि जैसे स्टोरी बताने के बाद मैंने टॉपिक को दिखाया कि इस प्रकार उसकी तो जो तकनीक है, उसने पूरी अपॉर्चुनिटी दे दी, उसके बहुत कुछ बदल दिया, है ना। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे काम करना है, और इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपने हिसाब से कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस करो। चाहे वो गलत, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, ये मत सोचो, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है जितना आपसे हो सके। ठीक है ना। और किसी से ऐसा मत सोचो कि उसका बहुत अच्छा हो गया, उसका बहुत अच्छा होगा। आपको किसी अच्छे निबंध की सिर्फ सहायता लेनी है, लिखना आपको खुद को ही है और अपने विचारों से ही लिखना है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब भी आपका इंट्रोडक्शन इसने खत्म किया है, आपका अगला जो काम होगा वो होगा मेन बॉडी का। और इस टॉपिक की अगर मैं मेन बॉडी बोलूं, तो इस टॉपिक की मेन बॉडी में जो आपको ये सत्यापित करना है, ये वेरीफाई करना है कि
एक प्रौद्योगिकी किस प्रकार से एक उम्मीद को अवसर में बदल सकती है, ये आपको इसको वेरीफाई करना है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जाम, आपके पास क्या होना चाहिए, फैक्ट। ये चीज यदि आपके पास होंगी तभी आप इस ऐसे की डिमांड को पूरा कर पाए। और जब भी आप एग्जाम्पल दें तो आपसे निवेदन है कि एग्जाम्पल किसी एक क्षेत्र से संबंधित ना हो। आपको एग्जाम्पल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना, राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है ना, इसके अलावा जो भी आप दे सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दे सकते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद कोशिश करो कि जब भी आप ऐसे में कोई भी एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल किसी एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक क्षेत्र का सिर्फ एक एग्जाम्पल, और उसको जितने ज्यादा डायमेंशन, जितने ज्यादा एरियाज और जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप देंगे उतने ही आपके ऐसे में नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ये कंफर्म ध्यान रखना, ये बात पक्की है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल, जितने ज्यादा डायमेंशन और जितने ज्यादा एग्जाम्पल देते टाइम उनको कनेक्ट करते जाएंगे उतना ही आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। इसलिए ऐसे के लिए कोई अलग से आपको ये नहीं कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। इतना सा ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है उसी के संदर्भ में, उसी के वेरीफाई करने के लिए मुझे एग्जाम्पल देना है, वो भी विथ फैक्ट या कुछ तथ्यों के साथ। तो इसीलिए इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एग्जाम्पल आपको दिया जाए। एग्जाम्पल आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सोसाइटी से, एनवायरमेंटल से, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जहां से भी आपके पास एग्जाम्पल हो उन एग्जाम्पलों को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने एग्जाम्पल दिए, लेकिन इनमें कई एग्जाम्पल, मतलब में और भी एक टाइप के इसमें एग्जाम्पल हो सकते थे जो आपके कई एक्सरे में मैंने देखने को मिला है। इसमें मैंने यही बोला है कि जैसे ही अगर बात करें कि प्राचीन काल से जुड़ा है कि जब मानव आदिम समाज में था तो उसको भी उम्मीद थी कि उसका हर कोई सोचता है, क्योंकि मानव विवेकशील है और विवेकशील होने के साथ साथ उसको ये पता होता है कि मेरा अच्छा क्या है, तो हर कोई अच्छे के लिए सोचता है। तो उसने भी उम्मीद लगाई होगी कि मेरा जीवन बेहतर हो। लेकिन जैसे ही आग और पहिए जैसी प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ तो उसकी ये उम्मीद कहीं ना कहीं एक अवसर की ओर बदलने लगी, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल आप चाहो तो हिस्ट्री से उठा के दे सकते हो, ये हिस्ट्री का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप चाहो तो विज्ञान से क्षेत्र में एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें विज्ञान का क्षेत्र का एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे एग्जाम्पल बहुत एक्सीलेंट है या बहुत अच्छे। मैं जस्ट आपको इस वीडियो के थ्रू या आज आपकी इस मीटिंग के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से एक ऐसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ऐसे लिखेंगे आपकी अपने आप इफिशियंसी सुधरती जाएगी। अपने आप जब आपने जीएस फर्स्ट 2 3 4 जितने भी पढ़े हैं, इतने सारे सब्जेक्टों को जब आप पढ़ लेंगे तो आपके पास फैक्टों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, एग्जाम्पल्स की भी कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक टाइम पे हम देखते थे कि प्राचीन काल में कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सभी ग्रहों से संबंधित कुछ किंवदंतियां सुनते थे हम, कुछ कहानियां सुनते थे कि ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, सूर्य ग्रहण सूर्य देवता है, इस प्रकार की चीजें हम पता लगाते थे। लेकिन जब मानव ने क्या किया कि जब मानव ने अपने सैटेलाइट इनोवेशन किए, जब अंतरिक्ष अभियान चलाए, तो उसने इस उम्मीद को उसकी को अवसर में बदल दिया। आज वो चंद्रमा पे भी जा रहा है, आज वो मंगलयान पे भी जा रहा है, आज खुद अंतरिक्ष की यात्राएं भी करने लग गया। तो आप और एग्जाम्पल इसमें एक दो जोड़ सकते हो, स्पेस एक्स कंपनी का जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल और अपने हिसाब से कोई सा भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हो। आप भारत का गगनयान का भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि भारत गगनयान के माध्यम से 2030 तक जहां भी उनका टारगेट है वो अंतरिक्ष में भी मानव को भेजना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये इस बात का संकेत है कहीं ना कहीं एक प्रौद्योगिकी तो थी जो हमारी इतनी सारी उम्मीदों को उसने अवसर में बदल दिया। अब अवसर क्या हो गए, अब इसमें आप अवसर लिख सकते हो, जैसे कि आपकी प्रौद्योगिकी, सबसे पहले देखना है प्रौद्योगिकी क्या थी। प्रौद्योगिकी थी हमारी अंतरिक्ष, ठीक है ना। अब इसमें अवसर क्या हुआ, अवसर ये कि एक तो अंतरिक्ष की यात्रा हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। कुछ लोग अब आजकल अंतरिक्ष स्पेस टूरिस्ट के लिए भी जाने लग जाएंगे, गए भी हैं, स्पेस एक्स कंपनी इसको भेज रही है। तो अंतरिक्ष में पर्यटन देखने को मिल जाएगा लोगों को, आज नहीं तो आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। तो एक तो ये अवसर मिल जाएगा। दूसरा, अंतरिक्ष के माध्यम से आज हमारे पास, आपको देखता है जीपीएस सिस्टम है ना, आज हमारा मोबाइल सिस्टम है, ये सब हमारे स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ही देन है। इसके अलावा हम सिक्योरिटी वाले प्रोविजन को जोड़ सकते हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल हो आपके पास, इसी रिलेटेड संबंध एक दो एग्जाम्पल भी याद आ सकते हैं। क्योंकि इतने एग्जाम्पल आपको इसलिए ध्यान रखने, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल में सारे एग्जाम्पल हमें याद भी नहीं आते। तो आप ध्यान रखना, मैंने इस एग्जाम्पल से अफसर को उसके उम्मीद को उसके अफसर से जोड़ने की कोशिश की। कोशिश ये करना है, कई बार क्या होता है, एक दो ऐसे मैंने चेक किए, उन ऐसे में गलती क्या हुई है लड़कों से कि उन्होंने क्या है कि पूरा टेक्नोलॉजी पे लिख दिया कि टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ये है,
स्वास्थ्य में यह है ना, डिफेंस में यह है, ठीक है ना, साइंस में ये, कई क्षेत्रों में उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे खासे फैक्ट भी लिखे, अच्छी खासी रिपोर्ट भी लिखी। पर उन्होंने गलती क्या कर दी, यहाँ निबंध टेक्नोलॉजी पर नहीं, यहाँ आपको निबंध के टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से डिफाइन करना है कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से किसी की एक्सपेक्टेशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है, वो बताना है। और हर टॉपिक जब जब आप एग्जांपल लेंगे तो आपको डिफाइन करना है कि इस तरीके से, कि जैसे हमने एक उम्मीद, हमने कभी सोचा था, सुना था कि हम भी आसमान में जाएंगे, हम भी उड़ेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके की जो हमने कभी रखी थी, उसको जैसे राइट बंदों के द्वारा पायलट मतलब विमान बना करके उस उम्मीद को कहीं ना कहीं हमें वो अवसर तो दिया। आज पायलट, आज आप विमान के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी क्या हुई, एक तरह से अवसर में कन्वर्ट। इस तरीके से आपको उस टॉपिक को डिफाइन करना, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो निबंध में कम आने का कारण होता है, वो आपकी सूचना की कमी नहीं होती, वो सबसे बड़ा कारण है कि आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस अपनी सूचना को प्रस्तुत नहीं कर पाते, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें मैंने और भी एग्जाम्पल दिए कि जब मानव सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पक्षियों या जीवों का प्रयोग करता था, तो उसमें बहुत सारा उसको समय लगता था, वो ना तो उसकी सूचना अच्छे से पहुंच पाती थी, और उसको कोई उसने भी उसके बाद सोचा कि कोई ऐसी चीज होती जो ये सूचना तुरंत उस तक पहुंचा जाए। तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की तकनीक ने मानव की इस उम्मीद को अवसर में बदल दिया। आज लोग वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, व्हाट्सअप है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ने मानव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जुड़ाव करने का भी अवसर प्रदान किया। तो एक एग्जाम्पल आपने यहाँ दे दिया सोशल मीडिया से रिलेटेड। हो सकता है ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो गया, तो कोशिश करो कि इसको थोड़ा संक्षिप्त, ठीक है ना। तो जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बड़ा कर दिया, तो इसको थोड़ा और संक्षिप्त मुझे करना चाहिए था, ठीक है ना। इतना बड़ा एग्जाम्पल आपका एक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अगर आपने एग्जाम्पल दिए इतने बड़े, तो इससे गलती क्या होगी, इससे गलती ये होगी कि आप कुछ ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे तो एग्जाम नर होगा, उसके मन में आएगा कि इसकी सोच थोड़ी सीमित है, ये ज्यादा सोच नहीं पा रहा, ठीक है ना। इसलिए आप कोशिश करना कि आपको ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल देने और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र से रिलेटेड देने, ठीक है ना। तो वो चीज हो गई, तो इसमें सोशल मीडिया का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आपने अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड की बात करें आज, तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि आज सड़क कनेक्टिविटी हो गई, रेल हो गई, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो गया। इसके अलावा राइट बंधुओं का भी मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि जब पक्षी और पतंग को इन्होंने उड़ते हुए देखा होगा, तभी तो उन्होंने, क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी इनोवेशन होता है उससे पहले उनके मन में कोई विचार तो आया होगा, कोई चीज तो उन्होंने सोची होगी, कोई उम्मीद तो उन्होंने लगाई होगी। चाहे उम्मीद आप वो थॉमस एडिसन की बात कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने तो सोचा होगा कि मुझे लाइट बनानी है, लेकिन थॉमसन एडिसन की जो बल्ब का आविष्कार था, उसने कहीं ना कहीं इस उम्मीद को अवसर में तो कन्वर्ट कर दिया। आज हर कोई उजाले की उसमें रह रहा है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल, साइंस के क्षेत्र में एग्जाम्पल फिर मैंने दे दिया, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट आप अपने एग्जाम्पल और अलग भी हो सकते हैं, इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और ऐड करके बताऊंगा। जैसे एक समय क्या होता था, ये एग्जाम्पल स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक समय क्या होता था, आपने सुना होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान इतने हैजा और प्लेग की बीमारी आती थी, और जैसे ही हैजा और प्लेग की बीमारी आती थी, गांव के गांव खाली होकर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ना तो कोई हेल्थ सिस्टम था, ना उनके कोई इलाज था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने नई तकनीक, नए आविष्कार किए और नई चीजों को लेके आए, तो कहीं ना कहीं मानव के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक चमत्कार के रूप में काम किया, एक नई उसको अवसर दिया। और इसी संदर्भ में मैंने एक इसमें क्या कर दिया, कोटेशन डाल दी। इसमें मैंने क्या किया कि एक कोटेशन है, उसको लिख दिया। अब इसको क्यों लिखा है, देखो, जब भी आपके पास कोई कोटेशन है, कोई कथन है, कोई कविता है, तो ध्यान रखना, मैं पुनः कह रहा हूँ, उसको उसी जगह कोट करो जहां उसकी जरूरत हो सकती है, जहां उसको आप जोड़ सकते हो, जो टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो इसमें बोला गया कि अंधेरे में हम कब तक नहाते रहेंगे, हम ख्वाब ये कब तक आते रहेंगे, कब ये ख्वाब उम्मीदों से अवसर में बदलेंगे। तो ये जो इसकी बात कही गई है, एक निराश मानव की ये बात बताई गई है, और एक निराश मानव की निराशता को तकनीकी द्वारा कैसे आशा में बदल दिया। आज आप देख सकते हैं, आज तकनीकी के माध्यम से टीबी कैंसर का इलाज हो पा रहा है, ठीक है। आज जीन थेरेपी आ गई, स्टेम थेरेपी आ गई। तो जो कई बार आपसे पता है, आज से कुछ साल पहले ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गई तो वो कभी बचेगा नहीं, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज कैंसर का भी इलाज अवेलेबल है, ठीक है ना, और वो भी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से, बहुत आसान तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दूसरी सिटी में बैठा हुआ डॉक्टर एक दूसरे शहर में बैठे हुए किसी रोगी का इलाज कर सकता है। आज वो ऑब्वियसली टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो इलाज हो रहा है। इसमें आप कोविड 19 के एग्जाम्पल को जरूर ऐड करना,
ये मैंने ऐड नहीं किया। कोविड-19 के दौरान मुख्य रूप से किस प्रकार से तकनीकी में ड्रोन तकनीकी आई, किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान टेलीमेडिसिन का हेल्प रहा, और किस तरीके से आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में ऐप ऐसे डेवलप हो गए कि आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मेडिसिन के लिए किसी भी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तकनीक है जो उसने आपको इतने अवसर दे दिए कि आप घर बैठ के भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो किस तरीके से एक तकनीक ने हमारी लिए कितने अवसर ओपन कर, ठीक है ना। इसके अलावा किसानों के लिए भी इसमें ये बात बोली गई है, ठीक है ना। ये थोड़ा एग्जाम्पल मैंने क्या है कि थोड़ा बड़ा दे दिया, इनको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करना। आप जब भी आप एग्जाम्पल लेके तो इनको थोड़ा शॉर्ट करो, है ना, और इस शॉर्ट होगा प्रैक्टिस से। किसानों की ये बात बोली गई है उसमें, जैसा कि आपको पता है कि जब किसान खेती करता था तो प्राकृतिक आपदाएं, सूखे जैसी चीजों से उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। कभी कभी ये देखा जाता था कि एक बीमारी आई है पूरी फसल को नष्ट कर देती थी, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है। ऐसी स्थिति में वो ज्यादातर अपनी चीजों को लेकर के बेचारे बहुत सारी चिंताएं रहती थी। परंतु आज बीटी कपास, जीएम फसल, ऐसी फसलें आ गई जिनको पानी की जरूरत भी कम पड़ती है, जो अच्छे से अच्छा ताप है, टेम्परेचर है, उसको भी सहन कर सकती है, जो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन है वो भी उसको दे सकती है। तो इतने सारे उसके पास विकल्प हो गए, इतने सारे उसके पास अपॉर्चुनिटी खुल गई कि एक किसान जो खेती को केवल अपनी आजीविका हेलो। तक सीमित रखता था, आज उसकी वो आय का एक स्रोत भी बन गई है। हेलो। बन सकती है, अगर जहां पर नहीं बनी है बन कौन? सकती है यदि तकनीक का ढंग से प्रयोग किया जाए। और आप देख सकते हैं आजकल तो कई हाँ सारे हाँ इंजीनियर, हाँ। कई सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो मतलब जॉब छोड़ के लाइब्रेरी एग्रीकल्चर यार। सेक्टर में अपना स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या कर सकते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे कर दियो, उनके पास आज इतनी 15 एक मिनट तकनीक बीच है में कि वो कर लूँ अच्छी कॉल। खासी इनकम वहां से जनरेट कर सकते हैं, किसकी वजह से, तकनीकों की वजह से। तो इसलिए तकनीक ने एग्रीकल्चर को भी आगे कर दिया। ये एक इसने एक मतलब एक कवि ने बोला था ये कि किसी किसान का उद्धार दया से नहीं हो सकता। दया का मतलब आप ऋण माफ कर देते हैं, आप उनको सब्सिडी दे देते हैं, ठीक है ना, आप उनको थोड़ा बहुत बीमा भी देते हैं, इनसे किसान का कभी कल्याण या कभी इनकम नहीं बढ़ेगी। अगर किसान को या कृषि को यदि आपको विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो ई नेम हो, ठीक है ना, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हम सीड से रिलेटेड हो, बीजों से रिलेटेड हो, चाहे एरीगेशन सिस्टम हो, ठीक है ना। तो जब तक आप या उसको नई फसलें, नई चीजों के बारे में बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उनका यूज करना नहीं सिखाएंगे, तब तक आप कुछ भी देते रहो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि किस तरीके से प्रौद्योगिकी ने मानव की आशाओं को पूरा किया, ठीक है ना। इसमें आप एक एग्जाम्पल एजुकेशन का भी दे सकते हो कि आज एजुकेशन की अगर आप बात करें तो तकनीक की वजह से ही भारतीय डॉक्टर है वो अफ्रीका में बैठे हुए बीमार, जो अफ्रीका में बैठे हुए जो कोई बीमार है उसका भी इलाज करने में सफल रहे, वो अफ्रीका के लोगों को शिक्षा देने में भी सफल रहे। और आप देख सकते हैं आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तकनीक ही तो है जो आप लोगों के साथ हम इतनी दूर से जुड़े हुए। तो इस तरीके से तकनीक को, इसमें और एग्जांपल आप ई एजुकेशन से जब संबंधित एग्जांपल आपको दो तीन और जोड़ने, और विशेषकर कोविड-19 के दौरान, कि कभी आपने सोचा है कि एक कोविड-19 था, कोविड-19 के दौरान स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थी, सब अपने घरों में बंद थे। अब यहाँ साहब ये टाइम थोड़े दिन के लिए नहीं था, कम से कम 1-2 साल तक ये टाइम चला। अगर 1-2 साल तक ये टाइम चला, अगर लोग अपने घरों में रहते, उनके लिए कोई स्कूल नहीं खुले हुए, और यदि उस समय आप सोचो कि यदि उस समय हमारे पास कोई तकनीक नहीं होती, उस समय यदि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो कैसे हम शिक्षा को आगे बढ़ा पाते। 2 साल में तो शिक्षा में जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, वो ब्लैंक हो जाते, वो भूल जाते, सब कुछ भूल जाते। और इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन डेफिशिएंसी देखने को मिलती, और उस एजुकेशन डेफिशिएंसी को दोबारा रिफॉर्म करने के लिए आपको 10 साल लग जाए। तो तकनीक ही तो थी जिसने इस उम्मीद को हमें अवसर में बदल दिया। इस कोविड जैसी बीमारी को भी हम कहीं ना कहीं एक अवसर के रूप में लेने में सफल है। इसका एग्जाम्पल आप कोविड-19 से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करना। जैसे कोविड-19 के दौरान अगर बात करें तो डीबीटी के थ्रू जो महिलाएं, जो किसान, जो सब्सिडी दी जा रही थी, डीबीटी तो एक प्लेटफॉर्म था जहां पीएम के द्वारा एक बटन दबाने से हजारों लाखों लोगों को क्या दिया जा रहा था, पैसा पहुंचाया जा रहा। अगर हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होते, मोबाइल नहीं होता, आधार कार्ड से लिंक नहीं होता, तो क्या इस लॉकडाउन के टाइम पर कितने लोगों को नुकसान झेलना पड़ता, हम कभी भी भुखमरी से नहीं बचा पाते। लेकिन ये तकनीक थी जिसने कोविड जैसी महामारी में भारत में खाद्य सुरक्षा को भी बनाए रखा, भारत में शिक्षा की भी बनाए रखा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको और ऐड करने हैं जो इसमें नहीं है।
मतलब मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी निबंध में क्या कमी रही है वो हम देखते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया, एक तो इंट्रोडक्शन आपको बताया किस तरीके से लिखना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद हमारा फोकस हो गया मेन बॉडी पे, ठीक है ना। और मेन बॉडी पे हमने क्या किया कि बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से ये जस्टिफाई किया कि तकनीक किस तरीके से आपकी उम्मीद को ऑप्शन बदल सकती है। और ये एग्जाम्पल आपको एजुकेशन, इसमें मैंने कम दिया, आप और देना, क्योंकि गलती थी, इसमें और एग्जाम्पल होना चाहिए। एजुकेशन में देने हैं आपको, हेल्थ सेक्टर के एग्जाम्पल देने हैं आपको, एग्रीकल्चर में देने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें रक्षा का भी देना है आपको, रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। रक्षा के क्षेत्र में आपको एग्जाम्पल देना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एग्जाम्पल देना है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक व्यक्ति, एक नेता यहाँ बैठा हुआ दूसरे किसी अन्य नेता के साथ, दूसरे किसी अन्य अपने समकक्ष के साथ डिस्कशन करता है, मुद्दों को सुलझाता है और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पहलू ये देखना है, और इसके अलावा आप कर सकते हैं इसमें सामाजिक क्षेत्र के अंदर महिलाओं को लेकर के कर सकते हैं कि आज महिलाएं पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, ठीक है ना, किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो आप जितनी टाइप के एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, कोशिश करना कि उनको सोचने की कोशिश करना और लिखने की कोशिश करना। तो हर एरियाज के जब आप एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आपका इस मेन बॉडी का एक दूसरा पार्ट होगा, जो हो सकता है कि कई बार इनको लोग नहीं सोच पाते, जो इस मेरे निबंध में नहीं था। इसमें कमी क्या थी, देखो हमेशा आपको एक पहलू को नहीं सोचना, सॉरी, हमेशा आपको एक पहलू को ही नहीं सोचना है कि हमेशा तकनीक एक अच्छा काम भी करती है, तकनीक आपको अवसर देगी, लेकिन आपको दूसरा पहलू ये भी सोचना है कि तकनीक हमारे लिए एक नुकसानदायी तो होती है। और इसमें भी ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा वेटेज कम रखना है, जो नुकसान या नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं इसका वेटेज थोड़ा कम लिखना है, 2-3 एग्जाम्पल देने ज्यादा। और आप देख सकते हैं इसमें आज कि साइबर क्राइम, पहले बेचारा कोई व्यक्ति अपने पैसे अपनी जेब में रखता था, अपने घर में रखता था, इसकी वजह से उसके पैसे सेफ रहते थे। परंतु आज वो डीबीटी, आज वो गूगल पे, फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है, और अचानक उसका, जैसे ही आपने देखा हो कई घटना ऐसे हो रही है कि उसके अकाउंट में से 1 सेकंड में उसकी कमाई होके, तो 1 सेकंड में उसके पैसे चले जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 1 साल से अपनी मेहनत को एक अकाउंट में रखा और इस तकनीक की वजह से उसके पैसे चले, ठीक है ना। तो आपको नेगेटिव पॉइंट पे भी जाना है, बट ध्यान रखना, आपको ये सीमित रखना है, ये चीज ध्यान रखना। इस ऐसे में मैंने जो लिखा है, इस ऐसे की सबसे बड़ी कमी यही थी कि मैं इसका दूसरा पहलू उस समय नहीं सोचा। आपको जब भी कोई टॉपिक आए, उसका दूसरा पहलू भी आपको सोचना है, तभी आपका निबंध माना जाएगा कि आप सही दायरे में जा रहे हैं। अदरवाइज आप एक ही पक्ष में लिख रहे हैं, एक ही पक्ष में लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें दूसरा पक्ष भी हो सकता है। और दूसरा पक्ष ये है कि तकनीक हमारे लिए आपदा भी क्रिएट कर देती है। और आपदा कैसे, आज हमारे लिए एक साइबर संकट उत्पन्न होने का लग गया, तकनीक की वजह से। आज देख सकते हैं हम, आतंकवादी घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, तकनीक की वजह से या प्रौद्योगिकी की वजह से। हम कह सकते हैं कि जो दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे जो फेक न्यूज से हो रहे हैं, तो आपको दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए कि हमेशा ये सही बात नहीं है कि तकनीक अवसर, आशा को अवसर में बदलती। कई बार तकनीक एक संकट भी पैदा कर देती है, और उसके 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और एग्जाम्पल इसमें कोविड-19 का भी तो देख सकते हैं। हो सकता है कोविड-19 भी तो एक, जो कोविड वायरस है वो भी तो कहीं ना कहीं एक तकनीकी की पैदाइश भी तो हो सकती है। उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी कई रिपोर्ट्स से बात चल रही है कि कहीं नहीं ह्यूमन मेड हो सकता है। तो ह्यूमन मेड है, बायो वीपन के रूप में भी काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तकनीक बात सही है। दूसरा, तकनीकी ज्यादा बढ़ा दी हमने, प्रोजेक्ट बढ़ा लिया हर क्षेत्र में, तो इससे एनवायरमेंटल को भी आपको पता है एक नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा हमें तकनीक ऐसी आ गई, बहुत ज्यादा उत्पादन करने लग गए, इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन के माध्यम से ग्राउंड वाटर का हम यूज करने लगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि इस ऐसे का जो मैंने लिखा था, इसका सबसे बड़ा कमी पॉइंट ये था कि मैं इसके दूसरे पहलू को नहीं सोच पाया उस समय। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप ऐसे लिखेंगे, आपको किसी भी टॉपिक के दोनों पहलुओं पर जाना है, परंतु उसके पॉजिटिव पहलू पे या टॉपिक में जो दिया गया पहलू है उस पर ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव पहलू है उसको थोड़ा सा कम रखना है, बट बताना जरूरी है। एग्जामिनर को आपको ये डिफाइन करना है कि इसका दूसरा पहलू भी है और वो इस तरीके का हो सकता है। तो एक तो आपको इसके बाद ये लिखना है। दूसरा इसके बाद लिखना है कि जब तकनीक इतनी महत्वपूर्ण है, तो सरकारी प्रयास क्या है वर्तमान में, वर्तमान में हमारे प्रयास क्या है। तो वो 2-4 एग्जाम्पल आप उनके भी लिख देना कि किस तरीके से हम साइबर सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, या किस तरीके से हम इंडस्ट्री 4.0 को लेकर चल रहे हैं, नवाचार के क्षेत्र में किस तरीके से नीति आयोग काम कर रहा है, रिसर्च अनुसंधान को कैसे हम बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम लेके आए हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड
करवाती है। तो आपको इसमें दूसरा एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ आपको इसका जरूर लिखना है कि वर्तमान में तकनीक को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे, इसके अलावा आप थोड़ी सी संक्षिप्त में चुनौतियां भी लिख सकते हैं। ये एक काम कर सकते हैं कि ये सरकारी प्रयास है, इसको आप थोड़ा सा या तो पहले लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना, इसकी संक्षिप्त चुनौतियां भी बतानी है या इसकी सीमाएं भी बतानी है कि तकनीकी की हमारे वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। कि देखो ग्रामीण क्षेत्र, आपने देखा होगा एजुकेशन के क्षेत्र में हमने, सही बात तो है कि आजकल एजुकेशन में हमने डिजिटल एजुकेशन को दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कोविड-19 के दौरान कितने बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था। तो क्या इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन गैप नहीं दे दिया उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इन चुनौतियों और इन सीमाओं को बताना है आपको एक पैराग्राफ में। और इसके बाद दोस्तों आपको जाना है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में फिर आप अपने सजेशन देते हुए वर्तमान सिचुएशन से इसको जोड़ते हुए इसको खत्म कर सकते हैं। ये है आपका एसे। अब मैं इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो हमने अब तक डिसाइड किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, देखो मैं ये जब समझा देता हूँ, इसके बाद आप में से किसी को भी यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में यदि क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये लिखना है कि मैंने जैसा ही बताया कि आपको स्टोरी या कोई इंसिडेंट या डेफिनेशन, इनमें से आप किसी से भी एक तो इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद जाना है आपको मेन बॉडी में, इसके आप 1 से 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं या 3 भी पैराग्राफ कर सकते हैं छोटे छोटे। इसके बाद जाना है आपको मेन बॉडी में। मेन बॉडी में जो टॉपिक है जो आपने इंट्रो में डिफाइन किया है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, और ये एग्जाम्पल सारे क्षेत्रों से होने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, क्या हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा स्पेस का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पास जितने एग्जाम्पल है आपको फिर स्पेस एग्जाम्पल देना है, और हर पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल रखना है छोटा सा। क्या हो सकता है, 2 पैराग्राफ, अगर आपका एग्जाम्पल ज्यादा ही छोटा है तो दो एग्जाम्पल को आप एक पैराग्राफ में रख सकते हैं। इसमें आपको कम से कम पैराग्राफ करने 10 से 12 या ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको अगला जो फेज है उस पर जाना है, अगले में दिखाना दूसरा पहलू पर कि हमेशा तकनीकी अवसर नहीं लाती, बल्कि यह संकट भी पैदा करती है। और कैसे, अब आपको एग्जांपल देना है कि साइबर सुरक्षा के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आतंकवाद किस तरीके से तकनीक माध्यम से बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता किस तरीके से बढ़ रही है, फेक न्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके 3-4 एग्जांपल आप दे सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा लिमिट रखना, लेकिन ठीक है ना। उसके अलावा आप इसके बाद आप लिख सकते हो कि सरकारी प्रयासों को बता सकते हो कि हम तकनीक जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो सरकार क्या क्या कर रही है। उसके अगला नेक्स्ट पैराग्राफ आप दे सकते हो कि इसकी सीमाएं क्या है, ठीक है ना। और सीमा देने के बाद इसके बाद निकला है आपको निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आपको देना है मतलब सजेशन। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को अच्छा कर सकते हो। ये एक ऐसे था, एक टॉपिक था। जब भी आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखते हो तो उस टॉपिक के सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करो। उस टॉपिक का अच्छा पक्ष भी हो सकता है, बुरा पक्ष भी हो सकता है, उनको समझो। उनमें जो भी बात आप कहना चाहते हैं उसका फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल, ये भी आपके पास अच्छे से होना चाहिए। और फिर उसी आधार पर आपको निष्कर्ष है उसको कंक्लूज करते रहना चाहिए, तब जाके आपका निबंध एक अच्छा निबंध होगा। और ये ध्यान रखना कि निबंध को अच्छा करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप निबंध को ज्यादा जल्दी आसानी से अच्छा नहीं कर पाएंगे। और निबंध के लिए रही बात किसकी, तो निबंध के लिए अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। निबंध के लिए अलग से आपको ऐसा नहीं कोई रिसोर्सेज पढ़ना है या कुछ पढ़ना है। आप निबंध को जस्ट जैसे GS 1, 2, 3 का जो आपका सिलेबस है, इन सारे सिलेबस के माध्यम से भी यदि आपका नोट्स बनाएंगे, टॉपिक को देखेंगे, और जैसे ही अगर GS का सिलेबस यदि आपका कवर हो जाएगा तो आपका निबंध के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमने यहाँ एग्जाम्पल दिए ना वो GS के ही एग्जाम्पल है। जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हो GS से ही आए, हमने अलग से कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इसलिए आपके मन में यदि है ये बात है कि हमें निबंध के लिए अलग से पढ़ना चाहिए, निबंध के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। पर जो भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, उस टॉपिक के जो भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इस तरीके से निबंध आपको लिखना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि निबंध के लिए आपको कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा बुरा जैसा भी लिखाना है
जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं उस पर लिखने की कोशिश करना। डेफिनेटली है कि आपको जरूर फायदा, आपको इतना फायदा होगा कि आप 5 ऐसे लिखने के बाद एक अच्छे फ्लो में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप में से किसी को भी निबंध से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी हो। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे अभी आपने बताया सर, मेन बॉडी में निबंध में हमेशा पैराग्राफ फॉर्म का यूज करना चाहिए या फिर उसमें कभी पॉइंट फॉर्मेट का भी यूज किया जा सकता है? देखो एक निबंध क्या होता है कि जनरलाइजेशन होता है, ठीक है ना। और कोशिश करो निबंध में पॉइंट फॉर्म अच्छे नहीं रहते, ठीक है ना। निबंध क्या होता है कि आपको जस्ट जैसे कोई किताब लिखते हैं तो, ठीक है ना, या ऐसी कोई चीजें लिखते हैं तो आप कोशिश करो कि निबंध को केवल और केवल पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखें, ठीक है ना। निबंध को केवल और केवल पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, उसमें पॉइंट वाइज नहीं। ये तो आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि निबंध एक तरह से आपका आपके विचार है और उसको आपको किसी पॉइंट में नहीं लिखना। कोई कोई जब जीएस के क्वेश्चन लिखते हैं तो वहां आप यूज कर सकते हैं पॉइंटों को, लेकिन निबंध में यूज नहीं करना है। सर जैसे आपने बताया 2 डायमेंशन हमें लिखने हैं, तो सर यदि हम कंटिन्यूअसली पैराग्राफ को लिखते जाएंगे तो उसमें मतलब ऐसा हाईलाइट नहीं होगा कि डायमेंशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? जब भी नहीं, जब आपको जैसे अंतिम, जब आप अंतिम पैराग्राफ लिखेंगे उसके पॉजिटिव में तो लास्ट में लिखना चाहिए क्वेश्चन कर दो एक खड़ा, कि क्या हमेशा तकनीक एक अवसारी पैदा करती है, क्या तकनीक संकट पैदा नहीं कर सकती, ठीक है ना। उसको फिर अगले पैराग्राफ में दिखाना है कि हाँ संकट भी पैदा करते, ये देखो एग्जाम, समझ रहे हो। जब भी आप, पहला आपका एक फ्लो चलता रहा कि मुझे तकनीक के पक्ष में लिखना है, उसको अवसर को दिखाना है, लेकिन जैसे ही लास्ट मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरे पहलू पे जाना है, तुरंत क्वेश्चन खड़ा कर दो। क्वेश्चन जरूर, क्वेश्चन मार्क से जरूर स्टार्ट करो आप पे। लेकर के आप दोनों पैराग्राफों को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब है कि तुरंत क्वेश्चन क्रिएट कर दो कि क्या हमेशा ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब करके सर आप, एक थोड़ा सा हेडिंग टाइप में डाल के। सब हेडिंग टैब में तो देखो, हेडिंग वेडिंग सब हेडिंग तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो उस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दो। अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा उस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दो कि मैं अब दूसरे पहलू की ओर चला गया। लेकिन उसका सबसे बेस्ट अच्छा तरीका यही होता है कि आप थोड़ा कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हो, क्वेश्चन खड़ा कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया तरीका होता है, उससे बहुत फ्लो बन जाता है आपके ऐसे। ओके सर, थैंक यू। आप में से किसी और के डाउट जो ऐसे रिलेटेड हो, लेकिन ध्यान रखना ये आप अगली बार भी जब भी ये टॉपिक आएगा जरूर जोड़ना। अगर आपने एक बार सुन लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। हो सकता है देखो कोई भी ऐसे, जैसे मैंने पहले ऐसे लिख रखा था तो बहुत कमियां थी उसमें, ठीक है ना। लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, तो अपने आप वो चीजें इंप्रूवमेंट हो जाती है। मैंने ऐसे का दूसरा पहलू लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उस ऐसे को नहीं लेके आया आपके यहाँ। मेरा टारगेट था कि जो गलती मेरे में थी, कई बार आप सोचते हैं कि क्या हम भी इतना गलत ऐसे लिख सकते हैं, डिमोरलाइज नहीं हो। इसलिए मेरा जो खराब ऐसे था उसके साथ आपके साथ डिस्कशन किया कि क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका ऐसे और अच्छा हो, ठीक है ना। अब और कोई डाउट हो आपके, पूछो कुछ भी, जो भी आपको ऐसे से पूछना है। सर जैसे हाँ मैं हाँ। सर इम्तियाज हक हम्म। सिद्दीकी बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं भी कुछ मतलब ऐसे लिखा था सर, लेकिन अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। तो उसमें दो तीन चार ऐसे लिखा, लेकिन वही सर कंटेंट कभी बीच में जाके कंटेंट ठीक आ रहा है, मतलब कभी दूसरे लाइन में ढुक गए, फिर मतलब सोचे ओ गड़बड़ हो गया, फिर वहां से सुधारना चालू के बीच में सर पहले तो ठीक रहता है और निष्कर्ष में भी ठीक रहता है, लेकिन बीच में कंटेंट कहाँ से मतलब बढ़ा के मतलब 1000-1200 शब्द में लाया सर, कभी कभी ये बहुत प्रॉब्लम कर देती है सर। देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये शुरू में जब हम ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे समक्ष ये समस्याएं आती है। इसके लिए आपको देखो क्या करना है। जैसे किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, जैसे हमने कोई टॉपिक दिया है, आपने कोई टॉपिक पे भी इस तरह के क्वेश्चन से देगा, कहीं से देगा। सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि आपको रूपरेखा पे काम करना है, यानी कि उसका थोड़ा ब्रीफ पहले से ही बना के चलना है स्टार्टिंग करने से पहले। जी सर। आप स्टार्टिंग में नहीं जुड़े हुए थे शायद, इसलिए आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ यस कि सर। कोई भी टॉपिक का आपको ऐसे लिखना है
पहले उसका आपको खुद ब्रीफ तैयार कर लो, उसका रफ कार्य कर लो कि इंट्रो में मुझे क्या लिखना है, क्या क्या लिखना। जब आप उस टाइम 15 मिनट उसको सोचने को दो, 15 से 10 मिनट अगर आपने सोच के उसके कुछ हेडिंग कीवर्ड अगर लिख लिए कि इंट्रो में मुझे स्टोरी से स्टार्ट करना है, इंट्रो मुझे रिपोर्ट से स्टार्ट करना है, अगर रिपोर्ट से स्टार्ट करूंगा तो कौन सी रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुझे दूसरा पैराग्राफ देना है तो उसमें क्या लिखना चाहिए। जैसे ही मेन बॉडी में जाऊंगा तो मैं कौन कौन से एग्जाम्पल यूज करूंगा, एजुकेशन में ये यूज करूंगा, हेल्थ में ये यूज करूंगा, सोसाइटी में ये यूज करूंगा, वो सारे एग्जाम्पल छोटा छोटा ब्रीफ करके लिखो। और जब आप मेन ऐसे को लिखते हो तो उन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखो कि मुझे कौन सा पॉइंट इसके बाद मैंने सोचा। जी इसलिए जी थोड़ा सा जब ऐसे लिखने से पहले आपको इस टॉपिक पे थोड़ा सा सोचना चाहिए और उनको लिखने की प्रैक्टिस करो कि मुझे मेन बॉडी में ये लिखना है, इंट्रो में ये लिखना है और कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है। मेन बॉडी में मुझे इतने पैराग्राफ लिखने हैं और इतने पैराग्राफ में मुझे इस पार्ट में ये लिखना है, ठीक है ना। फिर जी ये भी सर। सोचना चाहिए कि इस जो आपके पास सूचनाओं की कमी होती है उसका मतलब यह है कि आप उस ऐसे के किसी एक पार्ट को ही सोच पा रहे हो, ऐसे के किसी एक पहलू को ही सोच पा रहे हो। कई बार टॉपिक के कई पहलुएं होती है और जितने ज्यादा उसके डायमेंशन को आप सोचेंगे आपका ऐसे अच्छा लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप सारे क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश करो कि भाई सामाजिक क्षेत्र में क्या जोड़ सकता है, महिलाओं से क्या जोड़ सकता है, शिक्षा से क्या जोड़ सकता है, सीनियर सिटीजन से क्या जोड़ सकता है, बच्चों से क्या जोड़ सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जोड़ो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या आंतरिक सुरक्षा से जोड़ो। कुछ भी जोड़ने की कोशिश करो, वो टॉपिक जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा, तो अपने आप आपके पास इतने हेडिंग्स आ जाएंगी और उस हेडिंग के बाद आप अपने पास जो आपने पढ़ा है उस हेडिंग से रिलेटेड उसको इस टॉपिक से जोड़ने में आप सक्षम होंगे। परंतु इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऐसे स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में 10 से 15 मिनट आपको सोचना होगा। जी जी जी। यस सर। सर एक आवाज आ और, रही थी ना? हाँ 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 हाँ। जैसे सर मतलब कोई टॉपिक आ गया, जैसे पंचायती राज से रिलेटेड महिलाओं का मुद्दा सर, ऐसे मतलब इससे में आ गया, तो मैं ये कह रहा था सर, क्या सर हम अपना गांव का कोई ऐसा मतलब मुद्दा हो, मतलब जो बहुत रोमांचक लग रहा हो और हम्म। जिसमें कोई महिला खड़ा हुई हो, उसको मतलब कुछ वो मतलब किसी न किसी वजह से कुछ प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसको हेडिंग दे के सर लिख सकते हैं सर ऐसा? देखो जब भी आपको ऐसा ऐसे आए थोड़ा सा कोई ऐसी केस स्टडी लेना, कई महिलाओं की केस स्टडी सुनते होंगे जो अखबार में कई हाईलाइट कर रही है, अच्छी जी कई जी अच्छी महिलाएं सरपंच भी रही है, तो 10-5 ऐसे ना उनके एग्जाम्पल रखो। क्योंकि जो आपने लोकल का अगर आपने एग्जाम्पल दे दिया तो दूसरे को पता नहीं होगा वो चीज, ठीक है ना। जी तो वो समझने में थोड़ा सा उसको लगेगा क्योंकि इसने कोई कहानी बनाई है, झूठी कहानी या मतलब ऐसी कहानी बनाई है, ठीक है ना। यस तो वो थोड़ा सा ज्यादा फैक्ट अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि उस एरिया से रिलेटेड आप कुछ अच्छी केस स्टडियों के एग्जाम्पल रखो जो थोड़े से पॉपुलर हुए हो, जिनके बारे में अखबारों में आई हो, जिनको हर कोई जानता भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखना कि कई आपको ऐसी केस स्टडी मिल जाएंगी। आप गूगल पे डालना आपको 10 केस मिल जाएंगे कि कौन सी बेस्ट महिला पंचायत महिला सरपंच थी, या है ना बाढ़ जो भी, या कौन सी बेस्ट मेंबर थी जो पंचायत से जुड़ी हुई थी, तो उसके एग्जाम्पल आपको रखने अच्छे। या कौन सी महिला है जिसने सोशल रिफॉर्म अच्छा काम किया है ना, जी कौन सी महिला है जो स्पेस में अच्छा काम कर रही है, कौन सी महिला है जो साइंस में अच्छा काम कर रही है, उनके 2-4 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो फिर उनके नाम लेके अगर आप डालोगे तो अच्छा रहेगा। अब आपके लोकल गांव की कहानी है तो उसको हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा समझने में, या उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये झूठी कहानी बना रहा है बहुत अजीब तरह की। इसलिए कोशिश करना कि थोड़ी सी ऐसी केस स्टडी पढ़ो जो आर पार जुड़ी हुई है। यस सर। और आपको कोई डाउट? नहीं सर बस। ठीक है ना, और भी कोई डाउट हो तो हम 9:30 के समथिंग वो अदर टॉपिक पे डिस्कशन करके वहाँ और पूछ सकते हैं, या आप ऐसे से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। और सर अच्छा ऐसे के कुछ एग्जांपल और आपको डाल मतलब इसमें शेयर कर दिए जाएंगे। अभी जी जस्ट आपको नॉर्मल ऐसे जो पहले बहुत दिन पहले स्टार्टिंग फेज में हमने लिखा था उसको आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि शुरू में हो सकता है कि आपके ऐसे में बहुत सारी कमियां हो। जी कमियां तो सर। आपकी हमेशा रहेंगी लेकिन कम रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। यस यदि आपको कोई डाउट नहीं हो तो इसको हम समाप्त करें। सर, 9:30 फिर आएंगे सर? यस सर। हाँ 9:30 पे। यस। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, और कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ही पूछो आप। आपको यदि कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हमने कोई कॉफी आपकी चेक करी है और उस चेक करते टाइम आपको कोई डाउट है कि ये चीज लगता है कि हमने गलत फीडबैक दे दिया, तो उसको भी आप कमेंट करके पूछे कि इसमें ये होना चाहिए था,
ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी आपका मन है आप कमेंट करें, आपको उसका डेफिनेटली है कि आपको उसका जवाब दिया जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपकी कोई और भी डाउट है तो आप 9:30 पे जुड़ेंगे हम। ये संडे के दिन ही चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, तो इसलिए कोशिश करना कि संडे के दिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके जरूर जुड़ें। कुछ भी हो आपको जरूर फायदा जरूर होगा, ठीक है ना। यस तो इसी सर, के साथ इसको समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।